था आपका दोस्तों। आज का जो अपना जो क्लास 8 का अपना चैप्टर नंबर 3 है। हमने 1 और 2 अब पहले ही पढ़ा चुका है, और यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उस पर अवेलेबल है मेरा वीडियो 2, 1 चैप्टर और 2 चैप्टर का। तो आज हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हिस्ट्री का दोस्तों। किसका है? हिस्ट्री का। अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अंग्रेजों ने कैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाया, यही इसमें डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो हम कुछ आपको नोट्स के जरिए और कुछ फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम आपको। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं नोट्स की तरफ, और उसके बाद हम अपने फ़ोटो पे आ जाएंगे, उसके बाद फ़ोटो के से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। तो पहला अपना ये रह गया चैप्टर नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र और शासन चलाना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी जानकारी हैं तो चीज़ें हैं। पहली है कंपनी दीवान बन गई। क्या दोस्तों? कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया, ठीक है दोस्तों। कब? तो ये 12 अगस्त 1765 में उन्होंने मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान तैनात किया, ठीक है दोस्तों। दीवान बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेज के लिए एक निश्चय ही एक बड़ा घटना था, ठीक है दोस्तों। ये जो दीवानी था उसके अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाना बहुत बड़ा घटना था। दीवान के तौर पर कंपनी ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों में मुख्य शासक बन गई। जो उसका जितना था दोस्तों, मान लीजिए इतना ही था, तो इसका वो मुख्य शासक बन गया, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए यहाँ तक? देखते हैं कंपनी की आमदनी जो था इसका क्या था, ठीक है दोस्तों। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अब भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी, ठीक है दोस्तों। वो तो एक दीवान बन गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दीवान तो ये बन गया था, लेकिन खुद को अभी भी वो व्यापारी ही मानता था, एक व्यापारी मानता था, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए यहाँ तक? ये पेन से अच्छा नहीं कुछ दिख रहा, तो हम आपको एक ब्लू वाला पेन से समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों आपको हम। तो देखते हैं। कंपनी भारी भरकम लगाना तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, ठीक है दोस्तों। ये लगाना चाहता था भारी भरकम लगान, लेकिन उसको आकलन और वसूली में कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशम कपड़ा खरीदे और उसे बाहर ले जाकर बेचे, यानी वो अपने देश में बेचे। तो इसका ये था दोस्तों कि वो बहुत बड़ा भूमि पर राज करे, ठीक है दोस्तों। बहुत बड़ा भूमि पर वो शासन चलाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो बढ़िया और सूती कपड़ा को सस्ते दाम पर खरीद कर उसे यूरोप में जाकर अच्छे दामों यानी महंगे दामों पर बेचे, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं क्या कुछ आगे इसका। हाँ, तो ये अपना रहा। फिर 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का एक कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 5 साल के भीतर दोस्तों बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो चुका था, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो चुका था? 2x यानी दुगुना हो चुका था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले में सामान खरीदती थी, ठीक है दोस्तों। पहले था दोस्तों ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करता था, इसके बदले में सामान खरीदता था। अब हो गया, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ों खरीदी जा सकती थी। तो बंगाल में पैसा इकट्ठा होता था दोस्तों, उसके जरिए ही अब सामान खरीदा जा सकता था, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए? ये हो गया खेती सुधार की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, अब इसको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो में बने रहिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, आगे बहुत सारे ज्ञान है अभी। खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी ने 1753 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और
तुगलकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों, ये जो था इसको राजाओं और तुगलकदारों से जमींदारों की मान्यता दी गई। इन्हें किसान की लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मा सौंपा। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ? 1993 में हुआ, और किसानों की लगान को कंपनी को, यानी जो कंपनी था उसको जितना भी पैसा होगा उसको सौंपने का जिम्मा सौंपा। किसको? जमींदार को। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करते हैं हम, तो वीडियो में बने। जो इसमें था जो दोस्तों था कि 10 में से 9 भाग वो अंग्रेज को देगा जमींदार, और 1 भाग वो रखेगा। ये फिर इसे अस्थाई वसूल लगान मान लिया गया, और इसको अस्थाई जो लगान था इसको अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इतना, हमें आशा है। अब हम देखते हैं समस्या। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त से क्या समस्या थी? ठीक, अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी, ये भी समस्या पैदा कर दिया। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। कंपनी ये पाया दोस्तों कि ये जो ज़मीन है इसको सुधार के लिए, ये ख़राब है तो इसे सुधार के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा था। असल में कंपनी जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जितना वो पैसा जमा किया था दोस्तों उसको चुकाने में बहुत भारी हो रहा था, जितना उसका लगान था। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी, यानी जो पैसा उसे नहीं दे पाता था, यानी वो लगान नहीं दे पाता था, उससे उसे ज़मींदारी छीन लेती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलामी कर चुकी थी। बहुत सारे ज़मींदार थे दोस्तों, उसकी ज़मींदारियों को नीलामी कर दी थी। ठीक है दोस्तों, नीलामी मतलब आप समझते ही हैं। दूसरी तरफ गाँवों में किसानों का यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अब वह लगान नहीं चुका पाता था तो पुश्तैनी ज़मीन बेदखल कर दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए। यदि वो पैसा नहीं चुकाता था दोस्तों तो उसका पुश्तैनी जो ज़मीन रहता था दोस्तों उसको वो हथिया लेता था। समझ गए दोस्तों। अब नीचे अपना एक महल क्या है, हम इसको कुछ जानते हैं। ठीक है दोस्तों, महल के बारे में अपना कुछ जानकारी इकट्ठा हो रहा अपना। तो महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई था। ठीक है दोस्तों, यह गांव के एक समूह रहता था। महल ब्रिटिश राजस्व को दस्तावेज को एक राजस्व इकाई थी। यह गांव के समूह में होता था। ठीक है, गांव के समूह में होता था। एक नई व्यवस्था आया दोस्तों। ये व्यवस्था क्या है आप देखिए। 19वीं सदी में शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकिंज नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसने 1822 में लागू किया गया। मैकिंज गांव के एक खेत अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव के ग्राम समूह यानी महाल के वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। मतलब एक नहीं दोस्तों, जितना भी समूह था, यानी इतना ये सब का समूह था गांव का, सब का वसूल का हिसाब लगाने लगा। ठीक है दोस्तों, अब महलवारी क्या है अपना ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना यहाँ पे है महलवारी बंदोबस्त है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको देखते हैं, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। महलवारी बंदोबस्त के द्वारा देखिए दोस्तों, गांव में एक मुखिया होता। ठीक है दोस्तों, एक मुखिया होता। ये सब गांव वाले जितने भी थे दोस्तों ये सब इसे पैसा देते थे। मुखिया जो था इसे अंग्रेज को देता था। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों। इस व्यवस्था में महलवारी बंदोबस्त नाम दिया गया। जो ये व्यवस्था था कि किसान से लगान तहसील कर उसे अंग्रेज तक मुखिया पहुंचाएंगे, इसका नाम महलवारी बंदोबस्त दिया गया। अब अपना क्या है रियायती, ये क्या है दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ये क्या है, इसका क्या कुछ मतलब है अपना देखते हैं। रियायतवारी व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण
इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू किया गया, जिसे रायताबारी यानी रायताबारी का नाम दिया गया। रीड और मुमरे को लगता था कि रीड और मुमरे ये दो आदमी थे, दो व्यक्ति थे, उनको लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उन्हें सीधे किसान रैयतों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनारों को मानना था कि अंग्रेज़ों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनारों को लगता था दोस्तों कि अंग्रेज़ जो हैं मनसब है वो अंग्रेज़ थे जो जिसे किसान की पिता के समान यानी पिता की भांति उसे रक्षा करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप पीछे भी पढ़ें और आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यूरोप की लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील खेती पर जोर लगा दिया। जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी और भी कंपनी थे, उन्होंने नील की और अफीम की खेती के लिए जो जोर लगाया, मतलब उसको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया उसे, यानी प्रताड़ित भी किया। इसके बाद अन्य फसलें जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, इसके लिए ये जोर दिया। ठीक है दोस्तों, कौन जोर दिया? अंग्रेज़ों कंपनी वालों ने इसके लिए जहाँ जहाँ ये अपने प्रदेश में जोर दिए। अब देखते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारत का जो नील था दोस्तों उसकी मांग यूरोप में क्यों थी दोस्तों? ठीक है दोस्तों, यूरोप में क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ये जो है अपना उष्णकटिबंधीय इलाका में उगता है। ठीक है दोस्तों, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़े उत्पादक की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय जो कपड़ा का रंगाई होता था दोस्तों, इसके लिए नील का इस्तेमाल कर रहे थे। हम आपको दो कपड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। उसमें नील से रंगाई होता था दोस्तों। ये समय भारतीय नील का बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोप बाजार में पहुंचती थी। इससे दोस्तों उस समय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोप में पहुंचती थी। यूरोप में लोग कपड़े को रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। कपड़े रंगने के लिए दोस्तों नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था। जो वाइट कपड़ा रहता था उससे दोस्तों नीला हो जाता था। समझ रहे हैं आप? ये मतलब वाइट है तो ये नीला हो जाता था। इसीलिए भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी। तो यूरोपीय लोग थे जो ये भारत का नील का बहुत मांग करते थे। उन्हें पसंद आता था, नीले की ही पसंद आता था। जो कपड़ा रंगाई रहता था वो नीले का ही उनके पसंद आता था। अब हम देखते हैं ये क्या है, नील के ही संबंधी कुछ होगा। तो अब देखते हैं इसको, ये लपना ये रहा। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। 18वीं शताब्दी की आखिरी तक यानी 18वीं जो शताब्दी है लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक यानी 19वीं सदी आने वाला था। इसके आखिरी तक भारतीय नील की मांग बहुत हो गई। जो भारत का नील था उसका मांग बहुत बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और इस कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगे। देखिए दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि जब किसी चीज़ को यानी कपड़ा जब ज़्यादा बनने लगा तो उसके रंगाई के लिए भी नील बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। ठीक है दोस्तों, बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। दबाव बन रहा था उसका दोस्तों अंग्रेज़ों का, तो किसान नील की खेती करते थे। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया। जो बंगाल में नील बनता था दोस्तों, आपको ये सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब कोई अच्छा चीज़ रहेगा तो वो छा जाएगा, तो ये छा गया। 1848 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील भारतीय नील का हिस्सा 30% था। समझ रहे दोस्तों आप कुछ?
1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। अकेले भारत का हिस्सा कितना था दोस्तों? अपना 30% था, और सभी का भी था, और भारत का बस 30% था 1878 में। अब देखते हैं 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। मेरे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है। हम इसको देखते हैं कितने साल में बढ़ गया ये 95%। तो हम कंक्लूजन कर लेते हैं एक बार दोस्तों। तो अपना ये 280 हो गया, 80-20 यानी 22, 22-10 यानी 32 साल में दोस्तों अपना 95% हो गया 30% से बढ़कर, यानी 65% बढ़ गया दोस्तों अपना 32 बरस में। समझ रहे हैं? कुछ 32 बरस में 95% बढ़ गया, यानी 65% हो गया, बढ़ गया 30, पहले 30% था 65% हो गया। बहुत बड़ा ये बढ़ना, यानी इतना जल्दी बढ़ना बहुत नामुमकिन, यानी समझ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं बागान। जो बागान होता है दोस्तों, ये आप छोटे छोटे पौधों को एक बागान बनाते हैं। बहुत बड़े एरिया, मान लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये एक अपना एरिया हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें आप भी बहुत पेड़ पौधे लगाए हो दोस्तों, ये सभी में जगह आप पेड़ पौधे यदि लगाए हो तो ये जो सब अपना हो गया दोस्तों, ये सब अपना ये बागान हो गया। ये चारों बगल जो है अपना ये बागान हो गया, मैंने चारों तरफ जो अपना ये बागान हो गया। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों को जबरन काम करवाता था। जबरन यानी ज़बरदस्ती भी करवा सकते हैं दोस्तों। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि। बागान में दोस्तों जो काफ़ी मात्रा में उगवाया जाता था। गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास, ये सब की मांग थी उस समय, तो ये सब मंगवाया जाता था। आज भी इसकी बहुत मांग है, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंसर का कारण है दोस्तों। तो हम बता दें कि ये सब बहुत बुरा है दोस्तों। कैंसर, बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है। ये मुंह का कैंसर इससे होता है, तंबाकू खाने से दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, तंबाकू पर भी दिखाया रहता है। गुलाम, ऐसे व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, तो ये इसका दास है, तो ये गुलाम हो गया इसका। ये जो कहेगा ये करेगा, ठीक है दोस्तों। गुलाम, मेरे पास कोई आज़ादी नहीं होता था। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं, ये कहीं नहीं जा सकता बिना इसके पूछे, तो कोई आज़ादी नहीं हुआ। उसे अपने मालिक के लिए काम करना था, इसके लिए इसे काम करना पड़ता था दोस्तों। आप समझ रहे हो? इसके लिए इसे गुलाम तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि आप ये नाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते ही रहते होंगे, इसीलिए। अब नील की खेती कैसे होती थी, ये बहुत बड़ा समस्या दोस्तों, पढ़ने की भी चीज़ है। तो नील की खेती कैसे होती थी, तो हम देखिए लेते हैं कैसे होता था। नील की खेती मुख्य, इसमें अलग कलर का देंगे, लगातार वो कलर को चूज करेंगे दोस्तों, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए नील की खेती मुख्यतः तरीके से नीज की खेती, नील होना चाहिए दोस्तों। नील खेती की व्यवस्था में बागान खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करता था। यह तो वह ज़मीन खरीद लेता था या दूसरे के ज़मीन में भाड़े पर लेता था और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करता था। देखिए दोस्तों, ये जो नील होता था दोस्तों, ये खरीद लेता था या किसी भूमि को, या इसे भाड़े पर ले लिया। ये इतना बड़ा भूमि है दोस्तों, इसको भाड़े पर ले लिया, इस पर नील उगाना चालू किया। क्या उगाना चालू किया दोस्तों? अपना ये नील उगाना चालू किया इस पर। तो इसे किसके द्वारा? जमींदार लोग ले लेते थे, ठीक है दोस्तों। उसको मजदूरों के द्वारा, मजदूरों को काम पर लगाकर इसमें नील उगाते थे। ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों, नील उगाना और उसके बाद बेचना। बेचने का कोई बात नहीं था, बस उगाने में दिक्कत होता था। बेचने के लिए तो हाँ उसको पूरा नहीं होता था खरीदने वाला को। भारतीय नील का मांग तो था यूरोप में। तो देखते हैं आगे इसका क्या कुछ होने वाला। अब होगा रायत। ये क्या है? रैयत एक व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयत के एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया के भी रायत के तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए काम ब्याज पर
बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। बगान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल को देखभाल करने की जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। तो आप समझिए दोस्तों, ये आप सिंपल से समझिए दोस्तों कि ये जो मतलब पैसे दे देते थे और बीज मुहैया करवा देते थे, ठीक है। मिट्टी को तैयार करना, बोना और फसल को देखभाल करना, समय समय पर पानी देना, बहुत सारे जो फसल का काम है उसे देखभाल करना, वो दोस्तों देखभाल करते थे, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो वो सब काम करते थे, इसका रैयत होता था। अब होगा बीघा। ये क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं बीघा क्या होता है। ये अपना लास्ट टॉपिक रहने वाला इस चैप्टर का, जो अपना चैप्टर है इसका, ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम किताब की ओर बढ़ेंगे, कुछ नया जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे दोस्तों, और कुछ नया फिगर देखेंगे। तो आप लास्ट में हम दिखाते हैं दोस्तों, ताकि आप लास्ट में देखो, अच्छा लगे आपको देखने में। पहले पढ़ लेते हो और इसके बाद फिगर देखते हो तो अच्छा लगता है, कुछ समझ में भी आता है, इसी के लिए तो हम देखते हैं। बीघा ज़मीन का एक माप, बीघा एक ज़मीन का माप होता है। हमारे तरफ मानिए 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है दोस्तों। ये 200 लिखा गया, लेकिन सॉरी, ये 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तब हम आगे बढ़ते हैं। 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है, समझ रहे दोस्तों आप, कुछ 20 कट्ठा को 1 बीघा। तब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इसको कोई काम नहीं है इसका हम अपना। तब हम बढ़ते हैं, आप समझ चुके हैं 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है। ब्रिटिश शासन से पहले, ये कुछ बड़ा नहीं हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। पहले बीघा का आकार लगभग होता था। ब्रिटिश शासन से पहले दोस्तों बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। नील विद्रोह हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो 1859 में बंगाल के हजारों रयातों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। रयात ये सब थे दोस्तों, जिन्हें ज़मींदारों द्वारा पैसा मिल जाता था, और उसके बाद ज़मीन पैसा उपलब्ध करवा कर उसे बीज मुहैया करवा देते थे। उसके बाद उसे का सारा काम करना पड़ता था, वो रयात एक नील मना कर दिया। जैसे विद्रोह फैला, रयातों का बगान मालिकों का लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब ज़मींदार को भी पैसा नहीं देने लगा, ज़मीन का जो मालिक था उसको भी पैसा, कमाई नहीं रहा तो पैसा कहाँ से देगा। रयातों का कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती करेंगे और खेती के लिए कर्ज लेंगे, ना ही बगान मालिकों को लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो बड़े आदमी होते थे, हम अलग पेन से समझाने का कोशिश करते हैं, आज भी वैसा था। कोई बड़े आदमी होते हैं जिनकी पहचान ऊपर तक है, वो दोस्तों लाठीधारी रखते थे और गुंडे रखते थे डराने के लिए दोस्तों। तो ये जो रोयत थे दोस्तों, ये कह दिए कि हम डरेंगे नहीं, लाठीधारी और गुंडों से डरेंगे नहीं, ताकि कुछ हो जाए, बगान मालिक को लगान नहीं देंगे। समझ गए दोस्तों आप यहाँ तक। तो अब हम चलते हैं कहाँ, तो हम अपने किताब की ओर चलते हैं। लास्ट में आपको पढ़ाते हैं ताकि वो किताब वाला कुछ समझ में आए दोस्तों। हम किताब में देखते हैं क्या किताब में क्या कुछ है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों जी, ये अपना है एक कपड़ा का रंगाई हो चुका है, इसमें लिखा है एक कलमकारी छाप 20वीं सदी भारत। 20वीं सदी में ये भारत का एक फ़ोटो है। अब ये है मॉरिन कॉटन छाप, इसका नाम मॉरिन कॉटन छाप 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड का, ये इंग्लैंड का और ये भारत का है, आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये 20वीं सदी का और एक 19वीं सदी का उत्तरार्ध में है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कोई और नया चैप्टर जो अपना नील की खेती इस तरह से होती थी दोस्तों। आप देख रहे हैं इस फोटो के माध्यम से हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, नील का खेती इस तरह से होता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीटर वट लगा हुआ है, यहाँ पर कीवन हौदा, यहाँ पे हौदा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये महिला है जो उसे काट कर ला रही है, आप ये फ़ोटो में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये महिला है जो नील के पौधों को हौदा तक औरत ढोकर लाती थी। नील का जो यहाँ पर हौदा रहता था दोस्तों, वहाँ पर तक औरत ढोकर लाती थी। हौदे में घोल हिलाने वाला, ये जो आदमी आपको दिख रहा है ये डंडा लिए हुए दोस्तों, तो ये हौदे में घोल, यानी हौदे में जो नील डाला जाता था उसको घोलता था। ये जो ये है लाठी लिए हुए ये, अब ये क्या करता था दोस्तों, देखते हैं इसका क्या काम था, ठीक है दोस्तों।
तो ये बिक्री के लिए नील तैयार करता था। अब सब काम हो चुका था दोस्तों, तो ये बिक्री के लिए काम करता था। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं अब इतना। ये अपना सिस्टम था उसका उस समय का नील बनाने का दोस्तों, समझ सकते हैं। ये एक फैक्ट्री है, देखते हैं यहाँ पे लिखा, ये मानिए एक फैक्ट्री है जिस तरह का आज का रहता है, पुराने ज़माना का ये मान लीजिए फैक्ट्री है नील उत्पादन का। ठीक है दोस्तों, आप एक फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फ़ोटो जो कैवेरिया द्वीप समूह में स्थित बागानों में नील का उत्पादन, ये कैवेरिया द्वीप समूह है, यहाँ पे नील का उत्पादन के लिए ये फ़ोटो एक है दोस्तों। यहाँ पे नील का उत्पादन हो रहा, कहाँ, कैवेरिया द्वीप समूह में। तो हम देखते हैं दूसरा कोई और अच्छा फ़ोटो होगा, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल नया वीडियो के साथ मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब दें, बहुत मेहनत लगता है, मेहनत को कदर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।